अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में, स्पेसिफिकली ड्रग्स अफेक्टिंग ऑन पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम, यानी वो ड्रग्स जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम के ऊपर अफेक्ट करती हैं। आज हम उनके ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले आती है कोलिनर्जिक ड्रग्स। अब कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या हैं? बेसिकली कोलिनर्जिक ड्रग्स मिमिक करती है एक्टिविटी ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। यानी नॉर्मली जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम अपना काम करता है, अगर किसी भी एबनॉर्मलिटी की वजह से वो अपना काम सही से नहीं कर पा रहा, तो तब हम उस पेशेंट को कोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं, जो कि सेम टू सेम पीएनएस जैसा काम करती है, उसके एक्टिविटीज़ को मिमिक करती है, यानी उनकी नकल करती है। ओके, तो इनको हम कोलिनर्जिक ड्रग्स बोलते हैं, जो सेम टू सेम काम करते हैं किसके जैसा? पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम जैसा। इसीलिए हम इनको बोलते हैं पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम कोलिनर्जिक ड्रग यानी कोलिनर्जिक एगोनिस्ट को ही हम पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स बोल सकते हैं। बाकी एंटागोनिस्ट को हम पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स नहीं बोल सकते। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? कोलिनर्जिक ड्रग यानी कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के लिए। और इस सिस्टम में जो न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ होता है वो है एसिटाइल कोलिन। पूरा का पूरा जो ये ड्रग्स का चैप्टर है वो डिपेंड कर रहा है इस एसिटाइल कोलिन के ऊपर, यानी किस तरह से एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा फिर इनहिबिट होगा। तो पूरा का पूरा जो है ना डिपेंड करता है एसिटाइल कोलिन के ऊपर, और हम एसिटाइल कोलिन को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें अगर डिफ़िकल्टी आ जाए तो पूरा का पूरा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम है उसमें डिफ़िकल्टी आ सकती है। अब कोलिनर्जिक ड्रग्स को समझने से पहले हमें पीएनएस यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम का कंसेप्ट होना चाहिए कि वो क्या है। तो इसके लिए हमारे पास ये एक फ़्लो चार्ट है नर्व सिस्टम का। हम डिवाइड करेंगे नर्व सिस्टम को पहले। तो नर्व सिस्टम डिवाइडेड है टू पार्ट्स में, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्व सिस्टम। सेंट्रल नर्व सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आ जाते हैं, और पेरिफेरल नर्व सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स आ जाती हैं। मजीद पेरिफेरल नर्व्स डिवाइडेड होता है ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम में और सोमेटिक नर्व सिस्टम में। ठीक है, सोमेटिक नर्व सिस्टम में आ जाते हैं वॉलंटरी स्केलेटल मसल्स, इनको हम अलग करते हैं। और ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें हार्ट मसल्स यानी कार्डियक मसल, स्मूथ मसल और ग्लैंड्स, इनको ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम कंट्रोल करता है। अब मज़ीद ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम डिवाइड हुआ है टू डिवीजन्स में। इसकी एक डिवीजन है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन और दूसरी है सिम्पैथेटिक डिवीजन। पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन का मतलब है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, यानी जब पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन एक्टिव होगी उस दौरान वो जो बंदा है वो रेस्ट में होगा, और डाइजेस्ट यानी इस सिस्टम में, इस डिवीजन में क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल की सीक्रेशन रिलीज होती है, जिसकी वजह से जो फूड है वो प्रॉपर डाइजेस्ट होता है। इसीलिए हम इस डिवीजन में जब बंदा एक्टिव होता है तो हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट बोलते हैं। दूसरी तरफ अगर हम सिंपैथेटिक डिवीजन को देखें तो इसमें अगर ये एक्टिव होगी तब बंदा एक्टिव होगा और अलर्ट होगा, यानी इसमें रेस्ट नहीं कर रहा, इसमें फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन में ये बंदा प्रेजेंट है। और ये दो डिवीजन कभी भी एक साथ एक्टिव नहीं हो सकती। अगर एक एक्टिव होगी तो दूसरी उस टाइम पे इनएक्टिव होगी। तो अब जो हम ड्रग्स को डिस्कस करेंगे वो अफेक्ट करती है किन के ऊपर? पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन के ऊपर, यानी रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाले डिवीजन के ऊपर जो ड्रग्स अफेक्ट करेंगी, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब पीएनएस को डिटेल में पढ़ते हैं कि ये क्या है। बेसिकली पीएनएस ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम का पार्ट है, और उसके अलावा ये एनर्जी, बॉडी की जो एनर्जी है उसको कंजर्व करता है, और उसके साथ साथ बॉडी की दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल है, जैसे कि हार्ट रेट को स्लो करना, फूड को डाइजेस्ट करना और बॉडी से वेस्ट को एलिमिनेट करना, बाहर निकालना। ये सारे सिस्टम कौन सी डिवीजन में होते हैं? पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम जब एक्टिव होगी तब होंगे। उसके साथ साथ इसका क्या काम है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ने ये रिवील किया है कि एक इनकैलकुलेबली बहुत स्मॉल स्पेस प्रेजेंट है नर्व एंडिंग और इफेक्टर ऑर्गन के बीच में। इफेक्टर ऑर्गन का मतलब है मसल, सेल और ग्लैंड, इन दोनों के बीच में एक स्मॉल स्पेस प्रेजेंट है, और वो कंट्रोल की जाती है
एक नर्व फाइबर से, यानी एक नर्व एंडिंग और उसके बीच में स्पेस, और स्पेस के बाद वो इफेक्टर ऑर्गन, जो नर्व एंडिंग है वो उस ऑर्गन को कंट्रोल कर रही है अपने सिग्नल से। ओके, फॉर अ नर्व इम्पल्स टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द नर्व एंडिंग, मोटर नर्व एंडिंग को हम मोटर एंड प्लेट भी बोलते हैं। अगर एक नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट होना है नर्व एंडिंग से अक्रॉस द स्पेस, उस स्पेस को क्रॉस करके उस इफेक्टर ऑर्गन तक जाना है, तो कौन सी वो चीज़ है जो इसको हेल्प करती है, यानी कोई तो चीज़ ऐसी होगी ना जिससे जो नर्व फाइबर है वो इफेक्टर ऑर्गन को सिग्नल देगी, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ प्रेजेंट तो हैं, उसके बीच में बहुत स्मॉल स्पेस भी है, लेकिन वो कौन सी चीज़ है जो नर्व फाइबर से निकलकर उस इफेक्टर ऑर्गन को एक्टिवेट करती है, उसको स्टिमुलेट करती है। तो वहाँ पे जो हमें चीज़ नीड होती है वो है न्यूरो हार्मोन। न्यूरो हार्मोन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये भी हार्मोन का मतलब क्या होता है, हार्मोन का मतलब बेसिकली ये होता है कि अपनी एरिया से निकलकर दूसरी एरिया में या जो भी कोई भी स्ट्रक्चर या फिर ऑर्गन है उसको एक्टिवेट कराना या फिर उसको इनहिबिट करना। एक्टिवेट जब होता है तो वो अपनी सिक्रेशन करता है, और इनहिबिट जब होता है तब वो क्या करता है, उसको ब्लॉक कर देता है। तो ये एक हार्मोन का काम है। अब हार्मोन की बात हो रही है नर्व सिस्टम में, तो नर्व सिस्टम में अगर कोई हार्मोन प्रेजेंट है, नर्व से निकल रहा है, तो उसको हम न्यूरो हार्मोन बोलेंगे। ठीक है, तो पीएनएस के पास 2 न्यूरो हार्मोन्स होते हैं। न्यूरो हार्मोन्स को हम न्यूरो ट्रांसमीटर्स भी बोलते हैं। अब वो कौन से 2 न्यूरो हार्मोन्स है, एक तो है एसिटाइल कोलिन। ठीक है, एसिटाइल कोलिन को हम न्यूरो ट्रांसमीटर बोलते हैं। उसके अलावा दूसरा है एसिटाइल कोलिनेस्टरेज। एसिटाइल कोलिनेस्टरेज ये एक एंजाइम है। एसिटाइल कोलिन का मतलब इसका काम क्या है, ये जाकर एक्टिव करता है उस इफेक्टर ऑर्गन को और उससे सीक्रेशन करवाता है एसिटाइल कोलिन। और उसके तरफ दूसरी तरफ अगर हम एसिटाइल कोलिनेस्टरेज को देखें तो ये ऑपोजिट काम करते हैं एसिटाइल कोलिन से। ये क्या करती है, ये एक एंजाइम है जो एसिटाइल कोलिन को डिस्ट्रॉय करती है, उसको ख़त्म करती है, जिसकी वजह से जो एसिटाइल कोलिन ने काम इनिशिएट किया था अब इसने उसको इनहिबिट कर दिया। ओके, उसके बाद एसिटाइल कोलिन क्या है, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स टू इफेक्टर सेल्स ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। उसके अलावा ये कुछ और मेन की पॉइंट से रिलेटेड एसिटाइल कोलिन इन पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। तो एसिटाइल कोलिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स एट साइनेप्सिस। अब साइनेप्सिस हम किसको बोलते हैं, जब दो न्यूरॉन्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट है और दो न्यूरॉन एक दूसरे से कनेक्ट करें तो उसको हम साइनेप्स बोलते हैं। और उसके अलावा मायोन्यूरल जंक्शन हम किसको बोलते हैं, जब एक साइड में न्यूरॉन प्रेजेंट हो और दूसरी साइड में कोई इफेक्टर ऑर्गन या फिर स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, तो वहाँ पर जो स्पेस प्रेजेंट होती है उसको हम मायोन्यूरल जंक्शन बोलते हैं। उसके अलावा एसिटाइल कोलिन क्विकली डिस्ट्रॉय हो जाती है एंजाइम से, जिसको हम एसिटाइल कोलिनेस्टरेज बोलते हैं। सो देयर बाय अलाउिंग द नर्व इम्पल्स टू पास बट नॉट रिमेन इन एन एक्साइटेड स्टेट। अगर कंटिन्यूसली एसिटाइल कोलिन उस इफेक्टर ऑर्गन को स्टिमुलेट करेगी तो वो कंटिन्यूसली अपना वर्क जारी रखेगा। ठीक है, अब हमें उसको रोकना भी है, क्योंकि कंटिन्यूसली उसने किसी भी चीज़ को स्टिमुलेट तो नहीं करवाना, ये भी हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। तो वहाँ पर वो एंजाइम प्रेजेंट होती है एसिटाइल कोलिनेस्टरेज, जो उस एसिटाइल कोलिन को ख़त्म कर देती है, जिसकी वजह से वो जिसने उस इफेक्टर ऑर्गन को एक्टिवेट किया था, स्टिमुलेट किया था, अब वो इनहिबिट हो गया। उसके बाद ये जो दो न्यूरो हार्मोन्स है ये रिलीज होते हैं नर्व एंडिंग से, पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर से। उसके अलावा नर्व एंडिंग इन सिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम में भी रिलीज होते हैं और नर्व एंडिंग ऑफ स्केलेटल मसल से भी ये रिलीज होते हैं। और दिस पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स आर बिलीव टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय स्पेशल सेल्स लोकेटेड इन द नर्व एंडिंग। अब ये जो दो न्यूरो हार्मोन से ये बिलीव किया जाता है कि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो नर्व एंडिंग में होती है, स्पेशल सेल्स में होती हैं जो कि लोकेटेड होते हैं नर्व एंडिंग। अब जिस न्यूरॉन्स में एसिटाइल कोलिन और उसके अलावा एसिटाइल कोलिनेस्टरेज की फॉर्मेशन या फिर प्रोडक्शन होती है उसको हम कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स बोलते हैं।
उसके बाद ये पीएनएस का नॉर्मल मैकेनिज्म है, यानी किस तरह से नॉर्मली एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, फिर अपने ऑर्गन को एक्टिवेट करता है। जब पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर स्टिमुलेट होती है तब नर्व फाइबर से एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है और वो नर्व इम्पल्स को पास करता है, ट्रेवल करता है फ्रॉम नर्व फाइबर टू द इफेक्टर ऑर्गन या फिर किसी भी स्ट्रक्चर तक। ये हम पढ़ते आ रहे हैं। तो आफ्टर द इम्पल्स एस क्रॉस, जब इम्पल्स जो है वो क्रॉस कर लिए उसने इफेक्टर ऑर्गन या फिर किसी स्ट्रक्चर में, उसके बाद एसिटाइल कोलिन इनएक्टिवेट या फिर डिस्ट्रॉय हो जाती है बाय न्यूरो हार्मोन एसिटाइल कोलिनेस्टरेज जो एंजाइम है। उसके बाद जब नेक्स्ट नर्व इम्पल्स रेडी होती है ट्रेवल करने के लिए अलोंग द नर्व फाइबर, देन अगेन एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, फिर अगेन वो इनएक्टिवेट होता है बाय एसिटाइल कोलिनेस्टरेज। तो इस तरह से नॉर्मली पीएनएस में एसिटाइलकोलिन की रिलीज होती है, फिर उसके बाद जो एंजाइम है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। ये इसका नॉर्मल मैकेनिज्म है। आई होप यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम क्या है और जो हम ड्रग्स के बारे में स्टडी करेंगे वो इनके ऊपर किस तरह से एक्ट करेंगी और क्या काम करेंगी। अब हम डिस्कस करेंगे एसिटाइलकोलिन को। ठीक है, कि एसिटाइलकोलिन क्या है। सबसे पहले तो ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर, ये आपने बात याद में रख ली है क्योंकि इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं एग्जाम में। आपसे पूछेंगे कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ होता है। ऑप्शन में होगा एसिटाइलकोलिन और उसके अलावा एपिनेफ्राइन या फिर एड्रेनालिन जो कि सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के न्यूरोट्रांसमीटर है। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर सिर्फ एक है और वो एक क्या है, एसिटाइलकोलिन। अब इसके कुछ हम फंक्शंस को देख लें कि इसका काम क्या है। ठीक है, काम क्या है। सबसे पहले ये मसल की कंट्रक्शन करवाता है एसिटाइलकोलिन जब रिलीज होता है। उसके बाद मेमोरी फॉर्मेशन में भी एसिटाइलकोलिन का काम होता है और रेगुलेशन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम, यानी जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम है उसको रेगुलेट कौन करता है अपनी नॉर्मल लेवल में, एसिटाइल कोलिन। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन है एसिटाइल कोलिन के। उसके बाद हम ये देखेंगे क्या हम एसिटाइल कोलिन को एज ड्रग यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसका आंसर है नो, हम एसिटाइल कोलिन को यूज़ नहीं कर सकते। और क्यों नहीं यूज़ कर सकते, इसके भी यहाँ पर सेवरल रीज़न से जो वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इसका रीज़न है कि एसिटाइल कोलिन को एज अ ड्रग हम यूज़ नहीं कर सकते, वो है इसकी शॉर्ट हाफ लाइफ। यानी इसकी जो हाफ लाइफ है वो बिल्कुल स्मॉल शॉर्ट है। एसिटाइल कोलिन हैज़ वेरी शॉर्ट लाइफ जिसमें सेकंड्स टू मिनट आ जाते हैं। तो ड्यू टू रैपिड हाइड्रोलाइसिस बाय एसिटाइल कोलिनेस्टरेज, क्योंकि जल्द से जल्द ये इस एंजाइम से ख़त्म हो जाती है विद इन सेकंड्स, विद इन मिनट्स। तो इसकी वजह से इट मेक डिफ़िकल्ट टू मेंटेन अ थेरापेटिक लेवल, यानी जब तक वो अपने टारगेट तक पहुंचेगी ही नहीं उससे पहले उस एंजाइम इसको ख़त्म कर देगी, जिसकी वजह से हम इसको थेरापेटिक लेवल में यूज़ नहीं कर सकते या फिर फार्माकोलॉजिकली यूज़ नहीं कर सकते। ये इसका फर्स्ट रीज़न है, व्हाट, शॉर्ट हाफ लाइफ। सेकंड रीज़न क्या है इसका, पुअर बायो अवेलेबिलिटी। पुअर बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है बॉडी में इसकी प्रेजेंस बहुत पुअर है। एसिटाइलकोलिन डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, हमें वो ड्रग्स चाहिए जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करे और जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो डिसऑर्डर है उसको ठीक करे। लेकिन एसिटाइल कोलिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रही, तो इसीलिए भी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसकी पुअर बायो अवेलेबिलिटी है जिससे ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर रही और ना ही हम इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर को ट्रीट कर सकते हैं। ये है इसका सेकंड रीज़न। थर्ड रीज़न क्या है, नॉन स्पेसिफिक इफेक्ट। नॉन स्पेसिफिक इफेक्ट में क्या है कि जो एसिटाइल कोलिन है वो अपने रिसेप्टर से बाइंड करती है। कौन से रिसेप्टर, मस्करेनिक और निकोटिनिक। मस्करेनिक और निकोटिनिक दोनों को एसिटाइल कोलिन एक्टिवेट कर सकती है। जब हम एसिटाइल कोलिन को ज़्यादा अमाउंट में दे भी रहे हैं फॉर सपोज, तो वो क्या करेगी, मस्करेनिक और निकोटिनिक दोनों रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगी। हालांकि हम चाह रहे हैं कि ओनली मस्करेनिक को एक्टिवेट करे या फिर हम चाह रहे हैं कि निकोटिनिक को एक्टिवेट करे, लेकिन एसिटाइल कोलिन हमारी नहीं मान रही, ये दोनों को ही एक्टिवेट कर रही है जो कि एक अच्छी बात नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा
इफ़ेक्ट्स दिखने को मिलते हैं, जिसमें उस बंदे को स्वेटिंग होगी, सेलिवेशन होगी और उसका हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। ये इसके नॉन स्पेसिफिक इफ़ेक्ट्स हैं, यानी जिसके लिए हम यूज़ नहीं कर रहे, उसके अलावा दूसरे इफ़ेक्ट्स हमको मिल रहे हैं। तो ये इसके नॉन स्पेसिफिक इफ़ेक्ट्स है। इसकी वजह से भी हम एसिटाइलकोलिन को एज़ फार्माकोलॉजिकली यूज़ या फिर एज़ अ ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। लास्ट रीज़न इसका क्या है? टॉक्सिसिटी। अब अगर आप सपोज़ करें आपने हाई डोज़ में एसिटाइलकोलिन को एडमिनिस्टर कर लिया है, ठीक है? उसके बाद क्या होगा? एडवर्स इफ़ेक्ट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि एसिटाइलकोलिन मस्करेनिक और निकोटिनिक दोनों रिसेप्टर से बाइंड करके उसको एक्टिवेट कर सकती है। इसीलिए बहुत ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट्स दिखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले जो कॉम्प्लिकेशन आपको मिलेगी वो है मसल वीकनेस। वो मसल्स को वीक कर देगी, पैरालिसिस कर देगी और रेस्पिरेटरी फेल्यूर यानी ब्रोंकोस्पाज्म हो जाएगा, जिसकी वजह से सांस लेने में डिफ़िकल्टी होगी और रेस्पिरेटरी फेल्यूर होगा। तो ये इसकी कुछ मेन कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसकी वजह से हम एसिटाइलकोलिन को एज अ ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। तो किसी भी एग्ज़ाम या फिर वाइवा में आपसे पूछें कि हम एसिटाइलकोलिन को यूज़ क्यों नहीं कर सकते एज अ ड्रग, तो ये सारे रीज़न आप उसको बता सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन के बारे में। कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन का सिंपली मतलब है एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस कैसे हो रही है, उसकी स्टोरेज कहाँ हो रही है, फिर किस तरह से वो रिलीज़ हो रही है, कहाँ पे बाइंड कर रही है, बाइंड करने के बाद वो किस तरह से डिग्रेड हो रही है, फिर अगेन वो रिसाइकल हो रही है। तो स्टेप 1 में एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस हो रही है। अब एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस के लिए हमें एसीटेट तो प्रेजेंट है, लेकिन हमें कोलिन की नीड है। कोलिन न्यूरॉन के अंदर आता है बाहर से, ठीक है। फिर जब कोलिन न्यूरॉन के अंदर आ जाता है, फिर एसिटाइल को एक एंजाइम है जिसकी मदद से कोलिन और एसीटेट मिलकर एसिटाइल कोलिन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिंथेसिस हो गई एसिटाइल कोलिन की। अगर आप ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलिन को इनहिबिट करना चाहते हैं तो वो किसकी वजह से हो सकती है? हेमिकोलिनियम की वजह से ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलिन इनहिबिट हो सकते हैं, यानी बाहर से न्यूरॉन में अंदर कोलिन एंटर नहीं हो सकती अगर वहाँ पर हेमिकोलोनियम प्रेजेंट है। देन सेकंड स्टेप में एसिटाइलकोलिन तो यहाँ पर बन गई, उसके बाद इसकी अपटेक होगी इनटू स्टोरेज वेजिकल, यानी जो स्टोरेज वेजिकल से उसके अंदर ये स्टोर होगी, उनमें अपटेक होगा उसका। तो यहाँ पर क्या होता है? एसिटाइलकोलिन प्रोटेक्ट होती है फ्रॉम डिग्रेडेशन इन द वेजिकल्स, ठीक है। वेजिकल्स में ये प्रोटेक्टेड होती है। देन स्टेप 3 में एसिटाइलकोलिन का रिलीज होता है, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। अब आप इस रिलीज को ब्लॉक कर सकते हैं बाय बोटुलिनम टॉक्सिन। अगर आप चाहते हैं कि जो एसिटाइलकोलिन है वो रिलीज़ ना हो, तो बोटुलिनम टॉक्सिन की वजह से एसिटाइलकोलिन नहीं रिलीज़ हो सकती, इसकी जो रिलीज़ है वो ब्लॉक हो जाएगी। अगर इसकी रिलीज़ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो स्पाइडर वीनम जो है, इससे हम करते तो नहीं है, लेकिन स्पाइडर वीनम की वजह से रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन फिर इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर एसिटाइलकोलिन निकल कर आ गई, रिलीज हो गई, उसके बाद इसकी बाइंडिंग होगी स्टेप 4 में, बाइंडिंग टू द रिसेप्टर। एसिटाइलकोलिन जाकर अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगी। कौन से रिसेप्टर हैं इसके? निकोटिनिक और मस्करेनिक, ये दोनों को ही एक्टिवेट कर सकती है। सो ये दोनों कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? पोस्ट साइनेप्टिक में, ठीक है। प्री साइनेप्टिक से तो ये निकली, उसके बाद पोस्ट साइनेप्टिक पर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर वो बाइंड करके उनको एक्टिवेट करती है। अब इसने एक्टिवेट कर दिया, इसका काम हुआ ख़त्म, ठीक है। फिर उसके बाद जो एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम है वो काम ख़त्म करेगी, किसका? एसिटाइलकोलिन का, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो स्टेप 5 में डिग्रेडेशन होगी एसिटाइलकोलिन की। जो एसिटाइलकोलिन है वो रैपिडली हाइड्रोलाइज हो जाएगी एंजाइम एसिटाइलकोलिनेस्टरेज से इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये जो बीच में स्पेस है इसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। यहाँ पर एसिटाइलकोलिन का काम पूरा हो गया, इसीलिए इस एंजाइम ने भी एसिटाइलकोलिन को ब्रेक करके इसका काम पूरा कर दिया, जिसके बाद एसिटाइलकोलिन दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक एसीटेट और दूसरा है कोलिन। कोलिन जो है वो फिर से रिसाइकल होगा एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस के लिए। सो स्टेप 6 में रिसाइकलिंग होती है कोलिन की। कोलिन इज टेकन अप बाय द न्यूरॉन, ये जो न्यूरॉन है ये कोलिन को टेक इन कर देता है, किसके लिए? एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस के लिए।
और दूसरी बात ये कि ये जो कैल्शियम अंदर आ रहा है न्यूरॉन के अंदर, ये जब अंदर आता है तो इस जो स्टोरेज वेसिकल है इसको एक्टिवेट करता है और यहाँ से एसिटाइलकोलिन को रिलीज़ करवाता है। कौन करवाता है? कैल्शियम रिलीज़ करवाता है। तो ये पूरी कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन थी जो इस फ्लो चार्ट में हमने समझ ली। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, यानी कौन से वो रिसेप्टर्स हैं जिससे एसिटाइल कोलिन जाकर बाइंड होती है। तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को हम कोलिनोसेप्टर्स बोलते हैं। इसमें दो टाइप्स के रिसेप्टर्स आ जाते हैं, एक है निकोटिनिक और दूसरे है मस्करिनिक। सबसे पहले हम निकोटिनिक को डिस्कस करेंगे। निकोटिनिक रिसेप्टर्स क्या हैं? दीज आर लाइगेंड गेटेड केटायन चैनल, यानी ये पॉजिटिव जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको अंदर आने देंगे, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? दीज आर लाइगेंड गेटेड केटायन या फिर पॉजिटिव चैनल। इसमें सोडियम क्या है? ये पॉजिटिव है और वो खुलकर इसको अंदर जाने की परमिशन देता है। ठीक है। देन सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं ये निकोटीन से एक्टिवेट होते हैं, इसीलिए इन रिसेप्टर्स का नाम क्या रखा गया था? निकोटिनिक रिसेप्टर, क्योंकि ये निकोटीन जब उनको दे रहे थे तब वो एक्टिवेट हो रहे थे। उसके बाद अगर आप इनको ब्लॉक करना चाहते हैं तो दीज आर ब्लॉक्ड बाय ट्यूबोक्यूरेन। ये इसका क्या है? ये भी एक सब्सटेंस है जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है। उसके बाद दीज आर लोकेटेड एट, यानी कहाँ कहाँ पर निकोटिनिक रिसेप्टर्स लोकेटेड है, प्रेजेंट है। तो एक जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में प्रेजेंट होते हैं, ऑटोनोमिक गैंग्लिया में प्रेजेंट होते हैं और एड्रिनल ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इसके 5 सब यूनिट्स हैं। 5 सब यूनिट्स में 2 अल्फ़ा आ जाते हैं, 1 बीटा, 1 गामा और 1 डेल्टा। ये इन सारे को अगर आप ऐड करेंगे तो ये 5 बनेंगे। वैसे तो 4 हैं लेकिन अल्फ़ा जो है वो 2 है, तो ये टोटल मिलकर 5 सब यूनिट्स बनाते हैं, जिसमें अल्फ़ा जो है उसके ऊपर जो एसिटाइल कोलिन है वो जाकर बाइंड होता है। बाइंड होने के बाद वो सोडियम चैनल की एंट्री को अलो करता है। ठीक है। जब उससे बाइंड होगा तो चैनल खुल जाएगा। चैनल खुलने के बाद सोडियम की एंट्री होगी न्यूरॉन के अंदर, न्यूरॉन के अंदर नहीं, जो इफेक्टर ऑर्गन है वहाँ पे। उसके बाद ये इसके 2 मेन टाइप्स हैं, एनएम और एनएन। एनएम का मतलब है सिंपली स्केलेटल मसल एंड प्लेट और एनएन का मतलब है ऑटोनोमिक गैंग्लिया या फिर एड्रिनल ग्लैंड। ये 3 वो एरियाज हैं जहाँ पर आपको मिलेंगे निकोटिनिक रिसेप्टर्स। और इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि 5 सब यूनिट का एक लाइगेंड गेटेड चैनल प्रेजेंट है, जिसमें जो अल्फा है उसके ऊपर एसिटाइल कोलिन आकर बाइंड हो रही है। बाइंड होने के बाद वो चैनल खुल रहा है। चैनल खुलने के बाद सोडियम की एंट्री हो रही है अंदर। देन सेकंड है मस्करेनिक रिसेप्टर। मस्करेनिक रिसेप्टर सिंपली क्या है? ये एक जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है। ठीक है। ये एज अ सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पर काम करते हैं। ओके। और उसके अलावा मस्करेनिक रिसेप्टर मस्करीन से स्टिमुलेट होते हैं। मस्करीन एक प्लांट है जिसकी जब हमने इनको एडमिनिस्टर किया था सबसे पहले, तब ये जाकर मस्करेनिक रिसेप्टर को एक्टिवेट कर रहा था, उनको स्टिमुलेट कर रहा था। इसीलिए इस रिसेप्टर का नाम मस्करेनिक रिसेप्टर है, क्योंकि ये मस्करीन से स्टिमुलेट होते हैं। और ये ब्लॉक होते हैं एट्रोपिन से। एट्रोपिन एक एंटी कोलिनर्जिक है। ठीक है। एट्रोपिन क्या करती है? मस्करेनिक के ऊपर अटैक करती है और उनको ब्लॉक कर देती है, मस्करेनिक रिसेप्टर्स को। उसके अलावा इसकी लोकेशन को अगर हम देखें तो दीज आर लोकेटेड एट ऑटोनोमिक इफेक्टर सेल्स। जो भी आप बस ये एक वर्ड याद कर लें, ऑटोनोमिक इफेक्टर सेल्स। ऑटोनोमिक इफेक्टर सेल्स का सिंपली ये मतलब है जो आपके इख्तियार में नहीं है, ये खुद ब खुद होते हैं। अब आप खुद ही कॉन्सेप्ट लगाएं कि कौन सी वो ऑर्गन्स हैं जो खुद ब खुद काम करते हैं आपकी मर्जी के बगैर। तो उसमें हार्ट आ जाती है, ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, आइज़ आ जाती हैं, ग्लैंड्स ऑफ जीआईटी आ जाती हैं, रेस्पिरेटरी और यूरिनरी ट्रैक्ट आ जाते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं या फिर जो भी लोकेशंस हैं ये आपके इख्तियार में नहीं है, आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, इनको ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम कंट्रोल करता है। तो मस्करेनिक रिसेप्टर्स के लिए आपने इनकी लोकेशन अगर नहीं याद हो रही तो आप सिर्फ और सिर्फ ऑटोनोमिक इफेक्टर सेल्स को याद रखेंगे तो आपके जहन में खुद ब खुद जो भी ऑटोनोमिक चीज़ें हैं वो आ जाएगी। इन सारी जो भी लोकेशन है ये इनके ऊपर मस्करेनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा इसके भी
सब टाइप्स हैं M1, M2, M3, M4 एंड M5। इनमें जो मेन या फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसेप्टर्स हैं वो है M1, M2 एंड M3। बकाया इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में भी आपसे यही पूछेंगे कि विच ऑफ द हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मस्करेनिक रिसेप्टर्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो वो है 1, 2 एंड 3। तो हम भी सिर्फ और सिर्फ M1, M2 एंड M3 को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो M1 है ये इनको हम प्राइमरी न्यूरोनल रिसेप्टर बोलते हैं, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, गेंग्लियोनिक सेल्स में। एंटेरिक सेल यानी एंटेरिक सेल्स का मतलब है इंटेस्टाइन में जो भी सेल्स हैं वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और सेंट्रल न्यूरॉन में प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा इसका गोल क्या है? गोल ये है कि गैस्ट्रिक सीक्रेशन करवाता है, ठीक है। उसके बाद लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन करवाता है, इंटेस्टाइनल सीक्रेशन करता है और सेंट्रल न्यूरॉन में इसका क्या काम है? लर्निंग एंड मेमोरी में भी हेल्प करते हैं। कौन से रिसेप्टर? M1 रिसेप्टर। देन सेकंड है M2 रिसेप्टर। M2 रिसेप्टर्स मोस्टली इनको हम कार्डियक मस्करेनिक रिसेप्टर बोलते हैं क्योंकि ये हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और सेकंड वेगल ब्रेडिकार्डिया। वेगल ब्रेडिकार्डिया का सिंपली मतलब है जो वेगस नर्व में ब्रेडिकार्डिया हो। एक तो ये वेगस नर्व में प्रेजेंट होते हैं। वेगस नर्व क्या है? ये एक ब्लड वेसल है, सॉरी वेगस नर्व है, जहाँ वेगस नर्व के पास वेगस दूसरी ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं, जहाँ पे वो क्या काज करवाता है? उस नर्व के दौरान ब्रेडिकार्डिया करवाता है। ब्रेडिकार्डिया का मतलब है हार्ट रेट स्लो हो जाए और टेकिकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट इंक्रीज हो जाए। लेकिन यहाँ पर इनका काम क्या है? ये हार्ट रेट को स्लो करते हैं और उसका दूसरा काम क्या है? स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करता है। देन M3 प्रेजेंट होता है वाइसरल स्मूथ मसल्स में और उनकी ये कंट्रैक्शन करवाता है। उसके अलावा ग्लैंड्यूलर सीक्रेशन करवाता है और लास्ट जो इसका काम है वो क्या है? वेजो डायलेशन। जब वेजो डायलेशन होगी तो ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा तो हार्ट रेट भी डिक्रीज होगा, यानी ब्रेडिकार्डिया आकर होगी। तो ये मस्करेनिक रिसेप्टर थे, उसके सब टाइप्स थे और उनके रोल थे। यहाँ तक ये इनका बेसिक इंट्रोडक्शन था क्योंकि आप पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम को जो उनके ऊपर ड्रग्स अफेक्ट करेंगे उनको समझने से पहले आपको इनका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। अगर आपने इसको समझ लिया है तो उसके बाद जो ड्रग्स हैं वो आपके लिए ऐसा समझे कि हलवा है, बहुत इजी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के बारे में।